नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम पुनः आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट श्री अजीत कुमार जी भी उपस्थित हैं और श्री अजीत कुमार जी का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से ही फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कुछ नियम आयकर में परिवर्तित हुए हैं, कुछ GST में परिवर्तित हुए हैं। तो आइए आज इस वीडियो की पहली सीरीज में हम इनकम टैक्स में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद से, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अजीत जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया अपने SSC और अपने क्लाइंट्स को जागरूक करने के लिए। आपके माध्यम से जो भी ज्ञान हमें मिलता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे प्रैक्टिस प्रोफेशन में भी और SSC की इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जब वो अपना ITR फाइल करता है। तो सब पहले तो हम क्या कहेंगे सब SSCs को और आपको हमारे नए साल की बधाई कि हमारे नया साल हमारा फाइनेंशियल ईयर ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस YouTube चैनल के दर्शकों को भी नया वर्ष मुबारक करते हैं। एक तो हिंदू नव वर्ष है, दूसरा ये फाइनेंशियल ईयर भी हमारे बिजनेस और प्रोफेशनल सेगमेंट के लिए न्यू ईयर है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन सर। और सर पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी सबसे ज़्यादा जब बजट आया हमारा तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने कहा कि अब 12 लाख तक सब एग्जाम हर किसी के लिए। तो सर ये एक लोगों में थोड़ी धारणा है कि जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले मिलता था हमको और कुछ स्कीम्स थी गवर्नमेंट की जो न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों में अलाउड था जिनमें आप क्लेम कर सकते हैं। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि 12 लाख ही इससे ज़्यादा भी हम क्लेम कर सकते हैं सर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया। 1 अप्रैल से जो परिवर्तन आया, दर्शकों को मैं बता दूं कि 12 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख तो नहीं है, लेकिन 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स रिबेट लगने के बाद। और साथ ही जितने भी सैलरीड SSC हैं उनको नई रिजीम में 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो अगर 12 लाख में 75,000 जोड़ लेते हैं तो 12,75,000 रुपये तक की सैलरीड पर्सन की टोटल आमदनी पे बनने वाले टैक्स पे उसे कोई टैक्स नहीं देना है। हाँ, नई रिजीम में ही न्यू पेंशन स्कीम में 50,000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन जो एलिजिबल है, उस कंट्रीब्यूशन को भी अगर जोड़ दिया जाए तो 12,75,000 50,000 13,25,000 रुपये तक की आमदनी पर सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स नहीं पे करना होगा। अर्थात 13,25,000 में 50,000 रुपये की NPS की छूट मिल जाती है, 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाती है और डिडक्शन हो जाता है। और 12 लाख रुपए पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है उसे सरकार बियर करेगी, उसे आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, तो एक तरह से कहेंगे सरकार ने आम आदमी को या मिडिल क्लास को तोहफा ही दिया है। अगर वो सैलरीड क्लास है तो 13-25 तक वो अपनी इनकम क्लेम कर सकता है। मेरे को थोड़ा इसमें ये बताइए कि ये था जैसे जब न्यू रिजीम जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो ये था कि न्यू रिजीम ऑप्शनल था, हमारे लोग ओल्ड रिजीम में चल रहे थे। तो अब कुछ इसमें बदलाव आया है और प्लस जैसे ये 12 लाख का जो स्लैब है सर, ये जैसे आपने अभी कहा कि 12 लाख तक छूट है, तो इस पर टैक्स कैलकुलेशन में क्या रेट रहेगा, थोड़ा इस पर कुछ गाइड करिए हम लोगों को। बहुत बढ़िया अजीत सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहला प्रश्न का उत्तर मैं ये बता दूं कि जो इनकम टैक्स में जो टैक्स का कैलकुलेशन का तरीका है वो तो पहले 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन थी, जी, जो कि इस बार उसको कर दिया गया है 3 लाख रुपए कर दिया गया है। नहीं, 3 लाख रुपए पहले 2.5 लाख रुपए नॉर्मल पब्लिक के लिए एग्जेम्पशन लिमिट थी, 3 लाख रुपए सीनियर सिटीजन्स के लिए एग्जेम्पशन लिमिट थी और जो वेरी सीनियर सिटीजन थे उनके लिए 5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन लिमिट थी पहले पिछले वर्ष तक। यानी कि जो असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ तक ये लिमिट थी। लेकिन अब नई रिजीम में इसको बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया गया है। नई रिजीम में जो टैक्स की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, करमुक्त सीमा है, वो 4 लाख रुपए की है। यानी कि नाम आदमी को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक पे अब कोई छूट, हर प्रकार की टैक्स से छूट है। 4 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी किसी प्रकार का टैक्स न कैलकुलेशन होगा न टैक्स देना होगा। अर्थात 1 रुपए से लेके 4,000 रुपए तक के जो स्लैब है, इसमें जो टैक्स की दर है वो 0% है, 0% है। अब 4 लाख से 8 लाख का एक दूसरा स्लैब बनाते हैं, 4 लाख से 8 लाख का एक स्लैब बनाते हैं। इस 4 लाख से 8 लाख के स्लैब पे 5% की दर से कर लगता है। नए जो टैक्स स्लैब 1 अप्रैल से लागू हुए हैं। 8 लाख से 12 लाख रुपए की जो आमदनी है, अगला जो 4 लाख रुपए का स्लैब है, इस पे 10% की दर से 10% के रेट से टैक्स इम्पोज
किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए के बीच का जो 4 लाख रुपए है, इस पे 15% की दर से कर की गणना की जाएगी। 16 लाख से 20 लाख के बीच जो अमाउंट होगा, इस पे 20% की रेट से टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। और 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की जो स्लैब है, इस पे 25% की दर से टैक्स का कैलकुलेशन होगा। और 24 लाख रुपए के बाद जितनी भी आमदनी बनेगी, इस पे जो मैक्सिमम मार्जिन रेट है अजीत सर, वो 30% वो अप्लाई किया जाएगा। इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो अब लबोलुबाम यूँ कह सकते हैं कि जब हमारा 4 लाख रुपए तक 0% है, 4 से 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख रुपए 10% है, तो जो 4 लाख के बाद 12 लाख पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा, यह टैक्स अब सरकार बियर करेगी। उसके लिए आपको सेक्शन 87A के तहत रिबेट दे दी गई है। बहुत बड़ा सर, हम एक लाइटर नोट पे कह सकते हैं कि ये 4 का पहाड़ा और 5 का गवर्नमेंट ने दे दिया है। बिल्कुल 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 4 का पहाड़ा रखिए और उससे में 5% बढ़ाते जाइए। बिल्कुल सर, ये उसपे बताइए डॉक्टर साहब कि ये न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, जैसे पहले ओल्ड रिजीम में हमारी थी, न्यू रिजीम में ऑप्ट करते थे, इसमें कुछ सरकार ने बदलाव किया? बिल्कुल, ये आपका प्रश्न पहले भी रह गया था, अनुत्तरित रह गया था। बता दें, जो नई रिजीम और ओल्ड रिजीम में पहले क्या था कि जो लोग नई रिजीम से गवर्न होना चाहते थे, वो एक फॉर्म भरते थे, स्पेसिफिक फॉर्म भरते थे, रिटर्न फाइल करने के पहले ऑनलाइन अपलोड करते थे, और तब वो नई रिजीम के पात्र हो जाते थे। अब इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से सरकार ने ये बोला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोला है कि हर व्यक्ति का असेसमेंट, हर इंडिविजुअल का असेसमेंट हम नई स्कीम में करेंगे। यदि आपको ओल्ड स्कीम में फ़ायदा हो रहा है, ओल्ड स्कीम में आपका टैक्स बच रहा है, और आप ओल्ड स्कीम से गवर्न होना चाहते हैं, डिडक्शंस का फ़ायदा लेना चाहते हैं, कर की छूटों का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो अब आपको स्पेसिफिक फॉर्म ओल्ड रिजीम ऑप्ट इन करने के लिए भरना पड़ेगा। ध्यान रखिए, सैलरीड एसएससी को साल दर साल ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम जाने की सुविधा है, जबकि बिजनेसमैन और प्रोफेशनल को इंडिविजुअल के केस में उनके जीवन काल में सिर्फ एक बार ये फैसिलिटी दी गई है कि वो नई रिजीम से ओल्ड रिजीम या ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम की तरफ शिफ्ट कर जाएं। अगर किसी इंडिविजुअल ने अभी तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, और अगर वो ओल्ड स्कीम से चल रहा था, बिजनेसमैन था या प्रोफेशनल था, तो अब वो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम में आ जाएगा। अगर वो न्यू रिजीम से गवर्न नहीं होना चाहता है, तो भले ही ओल्ड रिजीम से पहले एसेस हो रहा था, इस बार उसे पुनः एक फॉर्म, स्पेसिफिक फॉर्म भरना पड़ेगा कि वो ओल्ड रिजीम से एसेस होना चाहता है। सर, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मतलब न्यू स्कीम हमारे लिए मैंडेटरी है, ओल्ड हमारे लिए ऑप्शनल है। बिल्कुल। तो अब इसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने एक चीज़ और बोली थी कि अब हम हाउस प्रॉपर्टी के लिए, जैसे लोग अक्सर लोगों को रहता है कि भाई लोग 2 शहर में रह रहे हैं, या मान लीजिए कोई नौकरी एक शहर में कर रहा है, उसका परिवार दूसरे शहर में, तो हमारे 2 मकान है, और मान लीजिए उसका ट्रांसफर उसी शहर में हो गया जहाँ उसका परिवार है, एक मकान उसका खाली हो गया, तो इस पे सर कुछ सरकार ने कुछ नियम बदले हैं क्या, कि कुछ छूट दी है लोगों को, मकान मालिकों को? सर अजीत जी, इसमें 2 नियम सरकार ने इस बार बदले हैं, फैसिलिटेट किया है, आप यूँ कह सकते हैं जी। क्योंकि आजकल तो यानी हर घर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में, लैंड में, फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने रियल्टी सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए इस बार एक नया कानून में, आयकर कानून में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन ये है कि अगर आपके पास रहने के रिहायशी एक से अधिक मकान है, तो पहले जो एक से अधिक मकान हुआ करते थे, उनको चाहे आपने लेट आउट किया है या चाहे लेट आउट नहीं किया है, डीम्ड टू बी लेट आउट मान के उस पर टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है। तो पहले एक मकान को रिहायशी आप मानते थे, शेष मकानों पे आपको टैक्स देना पड़ता था जिनको आप लेट आउट करते थे, और शेष मकानों में जिनको आप लेट आउट नहीं करते थे, डीम्ड टू बी लेट आउट मान के उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है या जो म्यूनिसिपल वैल्यू है, उस पर वो टैक्स लग जाता था। अब गवर्नमेंट ने इस बार से प्रोविजन कर दिया है 1 अप्रैल के बाद से कि अगर आपके पास एक से अधिक रिहायशी मकान है, और उन रिहायशी मकानों को अगर आपने एक्चुअल में किराए पे नहीं उठाया है, ठीक है, आप रिहायशी पर्पज से ही रखे हैं, एक से अधिक और दूसरा मकान भी रखे हुए हैं, और उसको आप यूज करते हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स रहते हैं, घर वाले रहते हैं, कोई भी रहता है, और आपको उससे कोई बेनिफिट्स डिराइव नहीं होते हैं एक्चुअल में, उस केस में दूसरे मकान पे 2 मकान कुल इस बार गणना कर देगी कि 2 मकान तक आप रिहायशी मानकर उसे डीम टू बी, दूसरे मकान को डीम टू बी लेट आउट नहीं माना जाएगा, दूसरा मकान भी सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाते हुए एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। ये तो बहुत अच्छा है कि सरकार ने एक तोहफा दिया है, मैं तो कहूँगा जो मतलब बोनाफाइड लोग हैं उनको तोहफा दिया है। बिल्कुल तोहफा दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी ऐसे कंसल्टेंट की राय में आप पड़े हैं जो जहाँ आपको बेनिफिट डिराइव हो रहा है, कैश बेनिफिट आपके बैंक में पैसा आ रहा है, वहाँ पे फिर डीम्ड का आप बेनिफिट
नहीं ले पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। बोनस आपका है ये बताना कि आपने 2 मकान थे, दोनों मकान आपने रिहाइश पर्पज से अपने लिए रखे हुए थे, वास्तव में किराए पे आपने उठाया नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक इसमें और अभी जैसे अब एनआरआईज की बात करते हैं, आजकल एक आम जनता में या कहिए कि मिडिल क्लास में, अब हायर क्लास में तो रखी है, एक तरह से बच्चों को बाहर पढ़ने जो भेजते हैं हम, तो उसमें जो आरबीआई की रेमिटेंस स्कीम रहती है कि शायद वो टीडीएस काटना पड़ता है या एक लिमिट के ऊपर, तो इसमें भी कुछ सरकार को लिबरल हुई है सर? बिल्कुल। एक जी सर, इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अब नॉर्मली लोग विदेश भेजते हैं और विदेशों में कोर्स कराने के लिए, तो ऐसे में जो उनकी फीस और उनका जो अन्य इस टाइप के खर्चे भेजने पड़ते हैं पठन पाठन से संबंधित, उसमें गार्जियन से या तो लोन लेके करते हैं अपनी कॉर्पस से, या अपनी आप कैसे कॉर्पस मनी कैपिटल से करते हैं। अभी तक ये नियम था आयकर में कि 7 लाख रुपए तक की जो रेमिटेंस थी फॉरेन में बच्चों को पढ़ाने के लिए अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, वो 7 लाख रुपए तक उस पर कोई टीसीएस नहीं था। जी डॉक्टर। 7 लाख रुपए के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट विदहोल्ड कर लिया जाता था, मतलब ऐड कर लिया जाता था टीसीएस के रूप में, ताकि बैंक रिपोर्ट कर दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि एक्स पर्सन अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहा है, तो कम से कम आयकर विभाग पास एक इन्फॉर्मेशन रहे कि कितने लोग भारत से बाहर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उस पर टीसीएस का बेसिक उद्देश्य ये नहीं था कि टैक्स लगाना है, टीसीएस का उद्देश्य ये था कि रिपोर्टिंग हो जाए अथॉरिटीज़ को कि इतने लोग भारत के बाहर बच्चों को इतना पैसा भेजे हैं, और बाद में जो एसएससी वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न विवरणी फाइल करते थे उस टीसीएस की क्रेडिट ले सकता था। अभी इस बार इस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में 3 लाख रुपए का और इजाफा करते हुए 10 लाख रुपए तक की थ्रेशोल्ड कर दी गई है कि 10 लाख रुपए तक किसी प्रकार का टीसीएस जो है ऐड नहीं होगा। 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आप रेमिटेंस करेंगे तब उस पर फिर आपको सर्टेन रेट जो भी है उसका टीसीएस किया जाएगा। अब इसमें एक और जो सबसे बड़ी छूट दे दी वो ये है कि ऐसे गार्जियंस जो लोन लेकर बैंकों से अपने बच्चों को रेमिटेंस कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनके लिए ये टीसीएस की जो इम्पोजिशन था उसे हटा दिया गया। तो बहुत चीज़ सरकार एक तरह से आम जनता के लिए कुछ ना कुछ बढ़ावा बढ़ावा दे रही है या प्रमोट कर रही है सर। लेकिन सर ये तो अच्छा है, आम जनता को प्रमोट कर रही है, लेकिन सर जैसे लास्ट ईयर सेक्शन 43BH इंट्रोड्यूस हुआ था कि एमएसएमई के पेमेंट्स को आप एक नंबर ऑफ डेज में करिए, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो अभी सर कुछ इस पर नया कुछ अपडेट आया है क्या सर आरओसी फाइलिंग के लिए, या इसमें कुछ सीएस के लिए कुछ मतलब मेरे से गुजरा कि कुछ करना है, सीएस को भी कुछ रिपोर्ट, तो इसमें सर नॉलेज बताइए ताकि मतलब जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और जैसे भी जागरूक रहे कि क्या कंप्लाइंस हमें करना है सर। जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है और बहुत ही माकूल समय में किया है। जब ये सेक्शन 43B स्मॉल सेक्शन H इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसमें बड़ा इसका विरोध हुआ, पूरे देश संपूर्ण भारत के भारतीय स्तर पर इसका विरोध किया गया। एक्चुअल में क्या है, जो बड़ी मछली और छोटी मछली को खाने की प्रवृत्ति रखती थी, जो हमारे यहाँ एमएसएमई में जो स्मॉल मीडियम है ना, जो बिल्कुल छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके लिए फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल ये माल बना रही हैं, सेवाएं दे रही हैं, लेकिन इनका पैसा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रोक लेती थी। गवर्नमेंट ने एमएसएमई एक्ट में अमेंडमेंट किया और ये बताया कि नहीं, अगर आप पैसा रोकते हैं तो आपको फिर हम कुछ पेनल्टी लगाएंगे, आपके ऊपर हम कुछ सख्ती करेंगे, अनुशासन करेंगे। लेकिन लास्ट बजट में इसको एकदम सख्ती को एमएसएमई एक्ट को इनकम टैक्स एक्ट के साथ मिला दिया गया और ये बताया गया कि अगर आप एमएसएमई का पेमेंट जितने दिन में एग्रीमेंट हुआ है वो दिन पेमेंट का, या 45 दिन मैक्सिमम, इसके अंदर अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आपको ने जो एमएसएमई को पेमेंट किया है वो खर्चा आपका हम डिसअलाउ करेंगे, जो सामान खरीदा है वो हम डिसअलाउ कर देंगे, आपकी इनकम में एड बैक कर देंगे। एक बहुत खलबली बची पूरे इंडिया में और बड़ा विरोध हुआ। लोगों ने सोचा कि शायद सरकार इसमें कुछ लिबरल अप्रोच रखेगी, लेकिन लोगों ने क्या किया कि एमएसएमई से माल लेना ही बंद कर दिया। अब जी सर, ये बहुत बड़ी दुर्भावना है, बड़ी विडंबना है, या कह सकते हैं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हम उन लोगों को पेमेंट जिनको हम टाइम से नहीं करते थे, अगर गवर्नमेंट ने बताया कि टाइम से पेमेंट करिए अन्यथा आपको हम टैक्स लगा देंगे उस अमाउंट पे, तो लोगों ने उनकी पेट पे ही लात मार दिया। और ये बात सरकार को रास नहीं आई। सरकार ने कहा कि नहीं, अभी आप कॉम्बिनेशंस बना के रखिए, कुछ उत्पाद छोटे के खरीदिए, कुछ बड़े के खरीदिए, एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य चलता है। तो उन्होंने एमएसएमई पे फिर से एक बार अपनी मेहरबानी की और एक नया सिस्टम 1 अप्रैल से डेवलप कर दिया है कि अब सारे व्यापारियों को जो एमएसएमई से खरीद फरोख्त करते हैं और रजिस्टर्ड हैं एमएसएमई एक्ट में, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को 6 माही
रिपोर्ट देनी पड़ेगी उन सारे खरीद फरोख्त की जो MSMEs के थ्रू की गई, जो एलिजिबल यूनिट्स है इसमें, उनसे आपको डिटेल देनी पड़ेगी और उस डिटेल में, उस फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कितना भुगतान कर दिया गया, कितना रोके हुए हैं और अगर रोके हैं तो क्यों रोके हैं, इसका अपडेट आपको छमाही आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को करना पड़ेगा। साथ ही 1 अप्रैल से जो इनकम टैक्स में जो टैक्स ऑडिट होता है, जिसे हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंडक्ट करते हैं, इस फॉर्म 3CD में एक अमेंडमेंट किया गया है, राजाज्ञा ला दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे हैं कंसर्न का, वो भी एक बार पुनः रिपोर्ट करेंगे कि MSME के जो भुगतान है वो भुगतान हो गए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो उनका रीज़न क्या था। तो एक तरह से जैदी सर आप ये कह सकते हैं कि 3 लेयर पे गवर्नमेंट इसको अब चेक करेगी। जाहिर सी बात हमें लगता है कि जितने छोटे सूक्ष्म और बहुत मझोले छोटे उद्योग धंधे हैं, इनको राहत मिलेगी। डॉक्टर साहब, इस पे मतलब बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है MSMEs के लिए, उसके बिजनेसमैन है या उसके जो चलाने वाले हैं, लेकिन कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रोफेशनल्स के ऊपर दबाव ज़्यादा डाला जा रहा है CA के ऊपर कि वो अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाई करेगा, जैसे आपने बताया है अभी कि CA अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाई करेगा कि MSME को पेमेंट लेट हुआ, क्योंकि CA तो ऑडिट कर रहा है, उसको तो नहीं मालूम कि भाई क्लाइंट का कौन सा वेंडर MSME में स्टैंड करता है या नहीं करता है। सर, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे, सरकार को कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ आपका संदेश देना चाहेंगे? आपका एक बहुत अच्छा ये एक तरह से एक सजेशन है, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा क्लैरिफाई अपने दर्शकों को और आपको भी कर दूं कि जो MSME में रजिस्टर्ड यूनिट, ऐसी यूनिट जो इस सेक्शन 43BH में फॉल करती हैं, जी सर, ये यूनिट पेमेंट पाती हैं या नहीं पाती हैं, इसके लिए अगर रूल ही बना दिया गया 43BH बना दिया गया, तो इस नियम के आने से ही पेमेंट रेगुलाइज नहीं हो रहे थे, ऐसा भी समझ में आया। अब जब रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सुमोटो व्यापारी को करनी पड़ेगी, हर एक व्यापारी को करनी पड़ेगी लिस्ट बना के, तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी बीच बीच में स्क्रूटनाइज करेगा कुछ ही केसेस और अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस लेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो फॉर्म 3CD है, आप देखिएगा, जो फॉर्म 3CD होता है बेसिकली ये एक ब्लैक बॉक्स होता है। जैसा कि हम लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग किए जब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, और हमें तो मालूम है, हम 1992-95 में मैंने ट्रेनिंग की, आपने भी 2000 में ट्रेनिंग की है अजीत सर, तो आपने देखा होगा जब हम लोग 3CD अपने एम्प्लॉयर के साथ जाते थे और भरते थे, तो 3CD भरना एक आर्ट होती थी जी, कि जब तक आप ऑडिट पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे और ऑडिट के पॉइंट्स को नोट नहीं कर लेंगे और उसमें मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस नहीं कर लेंगे, उसके बाद 3CD आप नहीं भर सकते हैं। जी। अब जब फेसलेस सिस्टम हो गया है और ऑडिट रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड की जा रही है, ऐसे में काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ भार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर है कि वो जो रिपोर्ट देंगे उसी रिपोर्ट के बेस पे किसी भी पर्सन का केस कंपल्सरी स्क्रूटनी या लिमिटेड स्क्रूटनी या सब्जेक्ट टू करेक्शन वहाँ पे आएगा। अब जैसे 43B के जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी रिपोर्ट करता है। इसी तरीके से 48(3), 48(2) में जो पेमेंट्स होते हैं, कैश पेमेंट वगैरह, तो उनको भी वो रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट करते ही करते हैं। इवन जो TDS होते हैं जिन पेमेंट्स पे, उनकी रिसीट नंबर के साथ पूरी रिपोर्टिंग होती है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। इसी में एक एडिशन ये भी कर दिया गया है, एक बार कम से कम व्यापारी रूबरू होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो व्यापारी होता है या जो प्रोफेशनल होता है वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात को काटता नहीं है, वो गवर्नमेंट की बात पे अमल नहीं कर सकता है एक बार, लेकिन वो अपने CA की बात को काटने से मना नहीं कर सकता, नहीं काट सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट कर रहा है वो उसके हित में कर रहा है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को प्योरीफाई करने के लिए कर रहा है। और साथ में जब बुक्स ऑफ अकाउंट उसकी ऑडिट हो गई तो ऐसे में उसकी तमाम ऐसी झंझटें, मुसीबतें या दिक्कतें हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, अन्य डिपार्टमेंट्स की हैं, जो उस तक नहीं पहुँचेंगी। इसलिए प्रोविजन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जितनी जानकारी आपने हमें दी आज और हमारे SSC और हमारे क्लाइंट्स को अपडेट किया ताकि वो कंप्लायंस करें और पेनल्टी और एक्ट्रेस से बचें। थैंक यू वेरी मच अदित जी। एक इसमें एक एडेंडम और बता दें हम लोग की वार्ता के दौरान कि जो रेंट पे जो TDS होता था, जो रेंट पे TDS था, वो पहले 15,000 रुपये पर मंथ की लिमिट थी, यानी कि 1,80,000 रुपये पूरे एक साल की थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन था। अब उसे सरकार ने बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है, अर्थात 50,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक गुड साइन है। आज आप मेरे साथ हमारे इस
पवन जायसवाल एसोसिएट्स के इस चैम्बर में स्टूडियो में आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन किए और इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों से भी विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम जीएसटी से संबंधित नई जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।